साथियों, क्या कोई सोच सकता है कि लोकतंत्र के नाम पर चलने वाली सियासत में एक सिर्फ सिंपल सा अंडा, छोटा सा अंडा AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हथियार बन सकता है? जी हाँ, चौंकिए मत। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में बिल्कुल ऐसा ही कुछ अजूबा देखने को मिल रहा है, जहां बड़े बड़े बम धमाकों पर मुस्कुराने वाले लोग एक अंडे के गिरते ही अपनी जान की भीख मांगने लगे हैं। बात बंगाल की उस बुआ की हो रही है जिसने कभी भारतीय राजनीति को तमाशे की नई परिभाषा दी थी। इतिहास के पन्नों को जरा खंगालिए और याद कीजिए साल 1974-75 का वो दौर, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम सुनकर दिल्ली के सिंहासन तक हिल जाते थे। जेपी जब कोलकाता पहुंचे तो यूथ कांग्रेस की एक नवजात नेता ने सुर्खियां बटोरने के लिए उनकी एम्बेसडर कार के बोनट को ही अपना अखाड़ा बना लिया था और उस पर चढ़कर नाचने लगी थी, कूदने लगी थी। वो चेहरा थी ममता बनर्जी। वो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। राजनीति का ये सफरनामा देखकर वो मशहूर कहावत याद आती है कि भैया तुम तो ठहरे परदेसी। समझ गए ना? जिन तमाशों को ममता बनर्जी ने कभी अपना ब्रह्मास्त्र बनाया था, आज नियति का चक्र ऐसा घुमा है कि वही तमाशा खुद उनके राजनीतिक वजूद को लीलने के लिए तैयार खड़ा है। साथियों, तो क्या मान लिया जाए कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में इसी धरती पर होता है? जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वक्त आपको उसी गड्ढे के मुहाने पर लाकर एक दिन खड़ा कर देता है। अभी बीते 30 मई के उस खौफनाक मंजर को याद कीजिए जिसने पूरे बंगाल के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। तृणमूल कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार और ममता बनर्जी के चहीते भतीजे अभिषेक बनर्जी जब अपनी सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के साथ एक कार्यकर्ता के घर पर मातम मनाने पहुंचे थे, तब जनता के सब्र का बांध टूट गया। वहां किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि इलाके की वो आम महिलाएं खड़ी थी जिनके हाथों में ममता सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश के अंडे थे। जैसे ही भतीजे राजा की गाड़ी आई, उन जांबाज महिलाओं ने अंडों की ऐसी बौछार करी कि वीआईपी सुरक्षा के परकच्छे उड़ गए। ये कोई आम अचानक हुआ हमला बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो माताएं बहनें पहले से घात लगाकर वहां पर बैठी थी कि कब बुआ जी के लाडले आए और कब वे अपने आंसुओं का उनसे हिसाब मांगे। इन महिलाओं को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि सूबे में किसकी सरकार है, किसकी सरकार चली गई है या भविष्य में किसकी सरकार आएगी। उनकी छाती में तो सिर्फ ये आक्रोश धधक रहा था कि जब बंगाल के गांव में महिलाओं की अस्मत को लूटा जा रहा था, जब सरेआम दुराचार और व्याभिचार का नंगा नाच पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा था, तब ये बुआ भतीजा की जोड़ी अपनी वातानुकूलित गाड़ियों में बैठकर खामोशी से इस तमाशे को देख रहे थे। जब हुकूमत अंधी और बहरी हो जाती है तो जनता की अदालत का फैसला इसी तरह सरेआम सड़क पर सुनाया जाता है। जुल्म की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन ममता बनर्जी के तंत्र ने अपराधियों को सजा देने के बजाय सबूतों को दफन करने और सच का गला घोटने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आज तो खुद टीएमसी के बड़े बड़े सिपे सलार दबी जुबान में कबूल कर रहे हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन पाखंड की प्रकाष्ठा देखिए, जिस बंगाल में हजारों बेगुनाहों के कत्ल और माताओं बहनों की चीखों पर ममता बनर्जी छोटम छोटो यानी मामूली घटना बताकर उस घटना को खारिज कर देती थी, आज उसी पश्चिम बंगाल में उनके भतीजे पर 2-4 अंडे क्या बरस गए, मानो देश पर कोई विदेशी हमला हो गया हो। बुआ का दिल ऐसे पसीजा जा रहा है कि उन्होंने तुरंत इसे नई राष्ट्रवादी सरकार को कातिल घोषित कर दिया। हर त्रासदी को एक राजनीतिक ड्रामे में तब्दील कर देना ममता बनर्जी की पुरानी फितरत है। याद है ना 2021 का वो चुनाव? पैर में नकली प्लास्टर लगाया, व्हीलचेयर पर तमाशा बनाया और खेला होबे का वो खोखला नारा भी दिया। उस वक्त तो इस नौटंकी ने उन्हें सत्ता की कुर्सी सौंप दी थी, लेकिन 2026 के इस महासमर में बंगाल की देशभक्त जनता ने उनकी इस वक्त घिसी पिटी स्क्रिप्ट के इस चिथड़े उड़ा दिए। इस बार जनता ने उनके किसी विक्टिम कार्ड को भाव नहीं दिया और उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी। अब जब पैरों के नीचे से सियासी जमीन उनकी खिसक चुकी है तो एक बार फिर सहानुभूति बटोरने का घिनौना खेल शुरू कर दिया गया है। भतीजे को आनन फानन में अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि भैया कोई चोट नहीं है, इन्हें घर पर ले जाइए, आराम कराइए। अब आप ही बताइए, अगर अभिषेक बनर्जी चुपचाप घर पर लौट जाते तो मीडिया में छाती कैसे पीटी जाती?
अखबारों की सुर्खियां कैसे बनती। इसलिए कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए उन्हें बेलव्यू अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इसी बीच एक सनसनीखेज ऑडियो टेप भी वहां पर लीक हो गया, जिसने ममता बनर्जी के असली चेहरे को लाकर दुनिया के सामने रख दिया। इस ऑडियो में वो अस्पताल के सीईओ को सीधे तौर पर धमकाती हुई नजर आ रही थी। कह रही थी कि भूल गए जब मैंने तुम्हारी मदद करी थी, याद रखना जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होगी तब मैं तुमको देख लूंगी। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सत्ता जा चुकी है, लेकिन अहंकार का नशा अब भी सातवें आसमान पर है। वैसे इस तरह के मुगालते पालने में अकेले ममता जी नहीं है। दिल्ली के युवराज राहुल गांधी भी दिन रात इसी तरीके के दुस्वप्न देखते रहते हैं, कब मोदी सरकार गिरे और कब उनकी चांदी हो जाए। लेकिन हकीकत के थपेड़े बड़े बेरहम होते हैं साथियों। पश्चिम बंगाल की धरती अब उस खौफनाक माहौल से पूरे तरीके से आजाद हो चुकी है और वहां अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, राष्ट्रवादी सरकार गरज रही है। 294 सीटों के सदन में 208 विधायकों के साथ प्रचंड और अटूट बहुमत के साथ शुभेंदु अधिकारी की सरकारें अंगद के तरीके से पैर अपने वहां पर जमा चुकी हैं। इस सरकार को हिलाना तो दूर, छूना भी नामुमकिन है। और आज तो कोलकाता के राजभवन में उस डबल इंजन सरकार का असली दम दिखा, जब 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर शुभेंद्र बाबू ने 40 सुरमाओं की एक ऐसी कैबिनेट तैयार कर दी है जो बंगाल के विकास के लिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाली है। एक तरफ दिल्ली में राष्ट्रवाद के महानायक नरेंद्र मोदी की नीतियों और दूसरी तरफ जमीन पर शुभेंदु अधिकारी का लोहे जैसा कड़ा प्रशासन। यही वो हकीकत है जिसे देखकर टीएमसी के गुंडों की रूह कांप रही है। जब बेलव्यू के डॉक्टरों ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि भतीजे को कोई और ज्यादा चोट नहीं है, सिर्फ मामूली दर्द है, इनको बस गोली की जरूरत है और कोई चोट नहीं है, तो ममता जी की सहानुभूति का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वो तो चाहती थी कि भतीजे को हफ्तों आईसीयू में दिखाकर दिल्ली तक रोना रोया जाए कि देखो बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जब ये दांव भी उल्टा पड़ गया तो उन्होंने अपने इंडी गठबंधन के उन तमाम सगे संबंधियों को फोन मिलाना शुरू कर दिया जो कल तक उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन राजनीति का एक शाश्वत नियम है, जब सूर्य अस्त होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। विपक्षी कुनबे के बड़े बड़े सुरमाओं ने ममता जी का फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। हताशा के इस दौर में उन्होंने अपने बचे खुचे विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी बड़ा तमाशा बन गया। 80 विधायकों का दावा करने वाली पार्टी की इस मीटिंग में महज 20 विधायक जो है वही पहुंचे। जो नेता कल तक ममता बनर्जी के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते थे, वे भी अब इसे डूबते जहाज से कूद कर भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बौखलाहट का आलम तो देखिए। उन्होंने सरेआम कह दिया कि अगर अभिषेक ने हेलमेट न पहना होता तो अंडे के हमले से उनकी मौत भी हो सकी थी। अरे भाई, इस महान बयान पर कोई हंसे या अपना माथा पीट ले। जिस बंगाल को इन्होंने पिछले 15 सालों में बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जहां हर चौराहे पर बम चलते थे, कट्टे लहराए जाते थे और विरोधी कार्यकर्ताओं की लाशें बिछा दी जाती थी, वहां कभी ममता जी को किसी की जान खतरे में नहीं दिखी। तब तो उनके लिए वो सब शांतिपूर्ण लोकतंत्र प्रक्रिया थी। लेकिन आज जब जनता के भीतर का लावा एक अंडे के रूप में फूटा है तो इन्हें मौत का डर सताने लगा है। इसे ही कहते हैं जब अपनी उंगली कटती है तभी दर्द का असली एहसास होता है। साथियों, इतिहास गवाह है, जो शासक अपनी जनता को लाठियों और गोलियों से डराना चाहते हैं, अंत में जनता उसे एक मामूली अंडे से उसकी औकात याद दिला देती है। आज तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को उनकी कड़वी दवा का स्वाद चखना पड़ रहा है, जो उन्होंने बरसों तक बंगाल की निर्दोष जनता को जबरन पिलाई है। और फिर कान खोलकर सुन लीजिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। बंगाल के लोगों के सीनों में जो आक्रोश और घृणा की आग धधक रही है, वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी बुझने वाली नहीं है। हालांकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते, और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ये नई सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल का वोटर सिर्फ ईवीएम का बटन दबाकर शांत नहीं हुआ है। उनके मन में उस खौफनाक दौर का प्रतिशोध है। वे उन सभी चेहरों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं जिन्होंने मां माटी मानुष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से गद्दारी करी है। शायद इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि प्रतिशोध का सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है, और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसी महामंत्र पर काम कर रहे हैं।
वे किसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा गैर संवैधानिक कदम नहीं उठा रहे जिससे ममता बनर्जी को राजनीतिक बदले की भावना का ढोल पीटने का मौका मिल जाए। वे बहुत ही कानूनी और अचूक तरीके से एक एक करके उन सभी घोटालों, सिंडिकेट राज और जमीनी कब्जों की फाइल खोल रहे हैं जो टीएमसी के राज में फल फूल रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के तरकश का सबसे बड़ा तीर यानी कि वो विक्टिम कार्ड छीन लिया है, पूरे तरीके से छीन लिया है। अब टीएमसी के वो बाहुबली जो कभी समानांतर सरकार चलाते थे, जनता के सामने घुटनों पर आ चुके हैं। वो खौफ का साम्राज्य जो 4 मई के नतीजों के साथ ही बिखर गया था, अब पूरे तरीके से दफन होने के कगार पर है। पश्चिम बंगाल का ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम कोई साधारण हार जीत नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाले कई दशकों तक इस देश की राजनीति का एजेंडा तय करेगा। यह असल में इस देश की सोई हुई संस्कृति और वैचारिक चेतना का पुनर्जागरण का साक्षात शंखनाद है। इस जीत का बवंडर इतना जबरदस्त था कि देश के बाकी राज्यों के परिणाम इसके सामने सिर्फ एक सुगबुगाहट बनकर रह गए। असम में जहां राष्ट्रवाद के योद्धा हेमंत बिस्वा शर्मा ने 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार इतिहास रचा, केरल में जहां वामपंथी ताकतों के आखिरी किले को ढहाकर कांग्रेस गठबंधन में आ गई, और तमिलनाडु में जहां अभिनेता विजय की नई नवेली पार्टी ने द्रविड़ राजनीति के ठेकेदारों की नींव हिला दी, ये सभी खबरें बंगाल की इस आंधी के सामने फीकी पड़ गई। इस प्रचंड जनादेश ने उन सफेदपोश बुद्धिजीवियों को अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जो बंद कमरों में बैठकर अट्टहास करते थे, हुकूमत भले ही तुम्हारी आ जाए लेकिन सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। आज उस टुकड़े टुकड़े गैंग और सिस्टम के पैरोकारों के नैरेटिव को लकवा मार गया है। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। देश की शीर्ष अदालत ने जब बंगाल चुनाव की पूरी निष्पक्षता और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया तो उन लोगों ने कोर्ट के विवेक पर ही सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया। यानी जो संस्था इनके एजेंडे के मुताबिक काम ना करे वो इनके लिए बिकाऊ हो जाती है। यहाँ हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मुख्यालय जैसे अटूट धैर्य को भी नमन करना होगा जिसने इस धर्म युद्ध को एक नई दिशा दी है। साल 2021 से 2026 के बीच जब भी बंगाल से हिंदुओं के पलायन और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं की चीखें आती थी तो देश के बड़े बड़े विश्लेषकों का खून खोल उठता था और लगता था कि केंद्र सरकार को तुरंत धारा 356 लगाकर यहाँ राष्ट्रपति शासन ठोक देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का भारत के लोकतंत्र और बंगाल की जनता की ताकत पर अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि अधर्म के इस रावण राज का अंत किसी दिल्ली के आदेश से नहीं बल्कि बंगाल की जनता के वोट की चोट से ही होना चाहिए, क्योंकि जब जनता खुद उठ खड़ी होती है तो वो जीत अमर हो जाती है। और 4 मई को बंगाल के शेरों ने साबित कर दिया है कि जब सनातनी खामोशी टूटती है तो तानाशाहों के सिंहासन बिल्कुल मटियामेट हो जाते हैं। इस चुनाव ने देश की राजनीति को एक ऐसा अचूक अभेद मंत्र महामंत्र दे दिया है जिसकी गूंज से राष्ट्र विरोधी ताकतें कांप रही हैं। उत्तर प्रदेश की पावन धरती से योगी आदित्यनाथ ने जो हुंकार भरी थी कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री ने उसे मुकम्मल किया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। इन दोनों नारों की साक्षात शक्ति को देखिए आज बंगाल और असम के नतीजों में पूरी दुनिया देख रही है। 30 से 40% की विशेष आबादी वाले राज्यों में भी अगर राष्ट्रवाद का ऐसा प्रचंड भगवा परचम लहरा सकता है तो ये तुष्टीकरण और मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के लिए आखिरी कील साबित होने वाला है। अगर भाजपा को यहाँ मामूली बहुमत मिलता तो ये बिकाऊ मीडिया और विश्लेषक फिर से कोई ना कोई नया नैरेटिव खड़ा कर देते, लेकिन 208 सीटों की इस सुनामी ने उनके सारे मंसूबों को मटियामेट कर दिया है। अब देश के सामने सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है कि इस नए और बदलते भारत में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी जो अपने हर लॉन्चिंग में सुपर फ्लॉप साबित होते हैं, या ममता बनर्जी जो अपने ही गढ़ में चारों खाने चित हो चुकी हैं। दक्षिण में M.K. स्टालिन का जो गुब्बारा फुलाया जा रहा था वो भी क्षेत्रीय राजनीति की पिन लगते ही फुस हो गया। अब ले देकर बची खुची उम्मीदें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर टिकी है, लेकिन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी जानते हैं कि 2027 के आते आते उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रवाद का ऐसा बुलडोजर चलने वाला है कि वहां भी विपक्ष का नामो निशान ही मिट जाएगा। खेल अब पूरे तरीके से पलट चुका है, मोहरे अपनी जगह से साफ हो चुके हैं और शय और मात का ये खेल अपने अंतिम पड़ाव पर है।
आगे की रात देश के दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा खौफनाक और राष्ट्रभक्तों के लिए और भी ज्यादा आनंदमयी होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी की इस करारी हार के बाद देश से तुष्टीकरण, गुंडागर्दी और तमाशे की राजनीति का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? क्या शुभेंदु अधिकारी की ये नई राष्ट्रवादी सरकार बंगाल को फिर से विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का वो गौरवशाली सोनार बांग्ला बना पाएगी? अपनी कड़क राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर इस विश्लेषण ने आपके भीतर भी राष्ट्रवाद का खून दौड़ाया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही तीखे और बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।